हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए रेलवे व्यापम साइंस स्पेशल। जी हां, जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिनों बाद यहां पर 15 दिसंबर से जहां तक उम्मीद है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद बात करें तो हम मध्य प्रदेश के व्यापम की बात करते हैं तो एमपी पुलिस की 4000 वैकेंसी आ चुकी हैं। साथ ही साथ में जो अभी जेल प्रहरी का एग्जाम जो था अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, तो वो भी जल्द ही आने वाला है। यानी दिसंबर में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। तो साइंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये वही प्रश्न हैं जो व्यापम और रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सभी प्रश्न हमने वहीं पेपर में से निकाल करके आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? इसका आंसर आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो पहले आप जान लीजिए, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है परीक्षाओं में। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो रोगों से लड़ने की प्रणाली होती है, उसको मजबूत करना काम होता है डब्ल्यूबीसी का। तो साथ ही साथ में ये भी जान लीजिए कि आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरी शरीर में उसका संवहन करना, पूरे शरीर में रक्त की ऑक्सीजन को पहुंचाना। ये कार्य होता है आरबीसी का। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। देखिए, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने यहां पर गामा किरणों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 64 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ये एमपीपीबी का फेवरेट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। स्वर्ण पन्नी प्रयोग आपने पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 65 है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो कोयंबटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है। तो यहां पर क्या होता है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र में गन्ने की नई नई प्रजातियां विकसित की जाती हैं वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है। तो समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी शब्द कहलाता है। देखिए, कॉस्मो कहीं भी लगा मिल जाए तो आप ये अर्थ लगा लीजिए कि वो चीज़ हमेशा ब्रह्मांड से ही संबंधित है। हाँ भाई, वो बात अलग है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को बनाया है तो पूरे ब्रह्मांड का तो हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 67 है, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आपको पता है जब इंसान यहाँ पर श्वास लेता है तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं, और आपके दिमाग में मानवों वाली बात रहती है कि मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो वहां पर आप गलत कर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मानव श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वहीं पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68 की ओर चलते हैं, एक्स किरणें किसे पार नहीं कर पाती हैं? तो जो मानव की अस्थियां यानी कि जो हड्डियां होती हैं उनको एक्स किरणें पार नहीं कर पाती हैं। प्रश्न नंबर 69 है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो एसआई मात्रक होता है उसमें लेंस की जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर उसका मात्रक होता है, जिसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि जो लेंस की शक्ति उसका मात्रक होता है कैपिटल डी, स्मॉल डी, ई या एफ। तो कैपिटल डी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए, क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, और जोड़ी में अगर आपसे पूछा जाए तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या होती है। ये प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। आप जरूर देख लीजिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है, जोड़ी लिखा है या टोटल लिखा है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, लोग 23 जोड़ी लगा कर आ गए, जबकि वहां पर पूछा गया था कि कितनी टोटल संख्या होती है। तो टोटल संख्या 46 होती है, जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो सबको पता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। जो सूर्य द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन परत के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो जो दीपक जलता है उसको अधिकतम दर्शनीयता कौन सा रंग देता है? तो पीला रंग। जो आप अगर दिए को जलते हुए देखेंगे तो आपको पीला पीला दिखाई देगा। तो जो पीला रंग होता है वो दिए को अधिकतम जो दर्शनीयता देता है। प्रश्न नंबर 73 है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? तो इसका आंसर है पोटेशियम फॉस्फेट। जो होता है वो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीली जो बनती है ना, उसके आगे आप देखेंगे तो कुछ काला काला या लाल लाल सा लगा रहता है, तो क्या होता है? पोटेशियम फॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से आग जलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 74, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? सर्वग्राही का अर्थ होता है कि सबका रक्त ग्रहण कर लेता, कोई भी समूह का उसको ग्रहण कर लेगा, तो वो है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो है किसी भी वर्ग के समूह के जो है रक्त होता है उसको ग्रहण कर सकता है। प्रश्न नंबर 75 है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? फिजिक्स का ये प्रश्न है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जब आप धनुष को खींच लेते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा वहां पर भर जाती है, स्थितिज ऊर्जा उसमें स्थित रहती है। किसमें? खींची हुई धनुष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब हम वस्तु की गति को दुगनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 77 है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग जब होता है तो आंतों को परेशानी होती है, तो जो हमारी मानव की आंतें होती हैं वो परेशानी में आ जाती हैं। तो टाइफाइड रोग में मानव की आंत जो है वो प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 78 है, सर्वदाता रक्त कौन सा कहलाता है? तो सर्वदाता का तात्पर्य क्या है कि किसी भी श्रेणी मतलब किसी भी जो वर्ग वाला जो समूह वाला रक्त होता है, रक्तदाता को हम दे सकते हैं सर्वदाता। किसी भी समूह के रक्त को दिया जा सकता है, वो है ओ वर्ग। ओ वर्ग को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी सर्वदाता वर्ग कहा जाता है ओ वर्ग को। प्रश्न नंबर 79 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो प्रेशर कुकर में बढ़ जाता है, इस वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो गैसेस अंदर अच्छी बनेंगी और बहुत जल्दी ही खाना पक जाता है प्रेशर कुकर में। ये प्रश्न तो कई बार आपने खुद भी देखा होगा अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी तो। प्रश्न नंबर 80 की ओर चलते हैं। तो देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या तात्पर्य है? तो हाइग्रोमीटर जो करता है वो क्या मापता है? आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मनुष्य का सामान्य ताप। देखिए, अब आपको याद आ रहा होगा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको तो 98 डिग्री यहाँ पर फीवर है, तो भाई वो फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि सेल्सियस में। कई बार लोगों ने प्रश्न गलत किया है, एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ था। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो लोगों ने 98 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया, जबकि वो सेंटीग्रेड नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो अगर आपको 98 डिग्री कोई बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो 98 फ़ारेनहाइट है। और मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है शरीर का, वो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अगर सेल्सियस में लिखा हुआ है तो आप 37 डिग्री सेल्सियस ही लगा करके आएंगे, अगर फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है तो आप 98 लगा कर ही आएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है, मनुष्य की शरीर का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? देखिए, गलत हो गया थोड़ा, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 83 की ओर चलते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में कौन सा शामिल है? किस किस से मिलकर के यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट बनता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट से तात्पर्य क्या है? जो सीमेंट घरों को बनाने में यूज किया जाता है उसको हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो किससे मिलकर के बनता है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, इन 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो व्यापम और रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जो परीक्षाएं आने वाली हैं तो पुराने प्रश्नों को जरूर लिया जाता है, लगभग 60% जो प्रश्न होते हैं वो पुराने प्रश्नों को ही यहाँ पर रखा जाता है। तो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ में व्यापम की भी वैकेंसी आने वाली है, तो दोनों के जो साइंस के प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। क्योंकि साइंस काफ़ी अच्छा रोल निभाती है आपके सिलेक्शन में। 20 से 22 नंबर की साइंस जो है आपके व्यापम में आती है और लगभग 20 से 25 नंबर की साइंस आपके रेलवे के एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो कौन सी है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी। तो जो पारिस्थितिकी होती है वो विज्ञान की ऐसी शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच में संबंध को दर्शाती है। 85 की ओर चलते हैं। तो मुंह तक भरी पानी के गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई गिलास है उसमें कोई बर्फ का टुकड़ा पिघल मतलब तैर रहा है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो पिघलेगा तो या तो उसका स्तर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, उसने जितना स्थान घेरा है उतना ही स्थान पिघलने के बाद वो घेर लेगा, पिघलने के बाद भी उतना ही स्थान वो कवर करेगा। इसलिए जब बर्फ का टुकड़ा किसी जो जल से भरी गिलास में रखा हुआ है, अगर वो पिघल जाता है तो जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितना स्तर पहले था उतना ही स्तर अब भी रहेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर।
तो अल्फांसो क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो एक प्रकार के आम की प्रजाति अल्फांसो आम, तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत के द्वारा अल्फांसो आमों का निर्यात किया जाता है। अमेरिका, रूस आदि जगह पर अल्फांसो आम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 87 है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो जो यूरिया है वो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 88 की ओर चलते हैं। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस जो होती है वो गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। आपने गाँव में देखा होगा जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पशु होते हैं तो उन्होंने गोबर गैस का प्लांट लगवा दिया होता है। तो जो गोबर होता है उसको उस प्लांट में डालते हैं तो उससे गैस का निर्माण होता है। वो गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है ये आपसे पूछा गया है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखिए जो चंद्रमा आपको प्रकाशित दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है, ठीक है। अब बीच में पृथ्वी आ गई तो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था वो पृथ्वी पर टकराया और वापस लौट गया, यानी चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचा, तो चंद्रमा हमको चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको जरूर याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो चंद्रमा से टकरा करके लौट जाता है, पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, तो सूर्य नहीं दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं दोनों कन्फ्यूजन जो होते हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को परेशान करता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। द्रव की जो बूंदें होती हैं उनकी आकृति गोलाकार क्यों होती है ये आपसे पूछा गया है। तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के बूंदों की आकृति गोलाकार होती है। ठीक है, तो देखिए टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। 1 से लेकर के 90 तक हम पहुंच गए हैं और सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना उसका सिलेक्शन रेलवे या फिर व्यापम में हो जाए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।